दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। और जो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, थोड़ी एडवांस लेवल की स्टोरी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप कोई एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, आप लोगों की मांग पर ये मैं एक एडवांस लेवल की स्टोरी लाया हूँ। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं एक भावनात्मक कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा और कहानी के एंड में एक बहुत ही प्यारा मॉरल भी मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है भोलाज बुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ भोला के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और बुल का मतलब होता है बैल या फिर सांड, उसे बुल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? भोलाज बुल, भोला का बैल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ फार्मर नेम्ड भोला इन किशनपुर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था, नेम्ड भोला, भोला नाम का या कह सकते हैं भोला नामक, इन किशनपुर, किशनपुर में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज ए फार्मर नेम्ड भोला इन किशनपुर। किशनपुर में एक भोला नामक किसान था। ही वॉज सिंपल एंड ऑनेस्ट। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और सिंपल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सरल, और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये भी एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सिंपल एंड ऑनेस्ट, वह सरल और ईमानदार था। ही लिव्ड अलोन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, LIVE, लिव का मतलब रहना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। अलोन मतलब अकेले। ही लिव्ड अलोन, वह अकेले रहता था, या कह सकते हैं वह अकेला रहता था। हिज 2 sons were in the town studying and staying with their मैटरनल अंकल। क्या अर्थ हुआ? हिज 2 sons। दोस्तों, हिज का प्रयोग जब किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु मेल से संबंधित हो, मतलब कि पुरुष से, तो वहाँ हिज का यूज़ किया जाएगा। अगर वो फीमेल से संबंधित होगा तो वहाँ पर हर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो भोला है वो एक मेल कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पर हिज का यूज़ किया गया है। हिज 2 sons, उसके दोनों बेटे, वर थे, इन द टाउन, शहर में। और ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके दोनों बेटे शहर में थे, स्टडिंग पढ़ाई कर रहे थे, एंड स्टेइंग और रह रहे थे, विद देयर मैटरनल अंकल। देयर का यूज़ ऐसे व्यक्ति जब किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लोगों से संबंधित होगा। देयर मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। और रह रहे थे, उनका, उनकी, उनके, या फिर अपना, अपनी, अपने के लिए देयर का यूज़ किया जाएगा। तो अपने मैटरनल अंकल के साथ रह रहे थे। और दोस्तों, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। जो मम्मी के तरफ के जो हैं उनको मैटरनल कहा जाता है, जैसे कि मामा हो गए, मौसा हो गए, तो इन्हें मैटरनल कहा जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? हिज 2 sons वर इन द टाउन, उसके दोनों बेटे शहर में थे, स्टडिंग एंड स्टेइंग विद देयर मैटरनल अंकल,
पढ़ाई कर रहे थे और अपने मामा के साथ रह रहे थे। भोला वर्कड हार्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। कई बार मैंने आपको ये वर्ड बताए हैं। वैसे यदि इसको हार्ड को हम पहले रख देंगे तो हार्ड वर्क जो है वो नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत, लेकिन जब वर्क को पहले लिख देंगे वर्क हार्ड वो क्या है, वर्ब बन जाएगी। तो वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना और ये सेकंड फॉर्म है वर्कड हार्ड। भोला वर्कड हार्ड, भोला मेहनत करता था। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भोला परिश्रम करता था। आगे देखिए, ही हैड अ फ्यू फील्ड्स। दोस्तों फील्ड का मतलब खेत होता है और ये प्लूरल नाउन है। ही हैड ए फ्यू फील्ड्स का मतलब हुआ कि उसके पास कुछ खेत थे। और यदि इस वाक्य के बारे में बात करूं दोस्तों, ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ थी, कोई वस्तु थी, कोई व्यक्ति पास्ट में किसी चीज़ का मालिक था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। उसमें हैड का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट फिर हैड, उसके बाद जो भी वस्तु है उसे मेंशन। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है मेरे पास घड़ी थी, तो इसमें हम ये भी पास्ट पजेसिव है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड अ वॉच। इस तरह से हमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड अ फ्यू फील्ड्स, उसके पास कुछ खेत थे। बट हिज लेबर वर्कड मैजिक। दोस्तों वर्क मैजिक का मतलब पता है ऑलरेडी आपको, जादू। तो उसका क्या अर्थ हुआ, और लेबर का मतलब दोस्तों होता है जो व्यक्ति परिश्रम करता है, परिश्रम करने वाले मतलब मजदूर कहा जाता है, लेबर उसको भी कहते हैं। उसके अलावा दोस्तों लेबर जो एक वर्ब है, आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। लेबर का मतलब है परिश्रम करना या मेहनत करना। तो क्या अर्थ हुआ, ही हैड ए फ्यू फील्ड्स, उसके पास कुछ खेत थे। बट हिज लेबर वर्कड मैजिक, लेकिन जो उसकी मेहनत थी उसने वो जादू करती थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पास्ट पजेसिव के बारे में समझाया, तो मैं एक आपको सेंटेंस देना चाहूँगा। 2 सेंटेंस, यदि समझ आ गया है तो आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है हमारे पास किताब थी, हमारे पास किताब थी। दूसरा वाक्य है राजू के पास पेन था, राजू के पास पेन था। दोनों ही वाक्य पास्ट पजेसिव हैं। ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, हिज हार्वेस्ट वर समथिंग फॉर अदर्स टू वॉच एंड वंडर। दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, मैं चाहूँगा आप उन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल या कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद मिले, कोई उस चीज़ का फल मिले, उसे हार्वेस्ट कहा जाता है। और वंडर का मतलब होता है किसी चीज़ पर हैरानी प्रकट करना, अचंबा होना। वॉच का मतलब देखना। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसकी फसल, या कह सकते हैं कि उसके द्वारा की जो मेहनत थी, उसका जो परिणाम था वो कुछ ऐसी थी जिसे देखकर जो लोग थे वो हैरान हो जाते थे, मतलब देखते थे और वो चकित हो जाते थे। भोला हैड 2 बुल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही पजेसिव है, जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था। पास्ट पजेसिव मतलब पास्ट में किसी चीज़ का होना दर्शाना किसी व्यक्ति के पास। यहाँ हैड का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। भोला हैड 2 बुल्स का मतलब हुआ कि भोला के पास 2 बैल थे। देयर वॉज अ शेड नियर भोलाज हाउस इन विच दे लिव्ड टिदर्ड देयर हैड्स मोस्टली इन फॉर्डर ट्रॉ। क्या अर्थ हुआ, देयर वॉज ए शेड। दोस्तों शेड का मतलब होता है वही कोई इस टाइप का छप्पर वगैरह जिसके नीचे कोई रहने का स्थान हो, उसे शेड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, देयर वॉज ए शेड, एक शेड था नियर भोलाज हाउस, मतलब कि छप्पर था भोला के घर के पास। इन विच, जिसमें दे लिव्ड टिदर्ड, जिसमें वो बंधे हुए रहते थे। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और यहाँ ये जो दे है वो उन बैलों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकला, देयर वॉज ए शेड नियर भोलाज हाउस, भोला के घर के पास एक शेड था, मतलब कि छप्पर था। इन विच, जिसमें दे लिव्ड टिदर्ड, जिसमें वो बंधे हुए रहते थे। टिदर्ड मतलब खूंटे से बंधे हुए रहना। देयर हैड्स, और जो उनके सर थे, मोस्टली इन फॉर्डर ट्रो, वो ज़्यादातर, फॉर्डर ट्रो का मतलब होता है जिसके अंदर चारा की जो मांद होती है, जिसमें वो पशु खाना खाते हैं, उसे ट्रो कहा जाता है। तो जो उनके जो सर थे वो ज़्यादातर उस मांद में, मतलब कि चारे वाली मांद में रहते थे। हेल्दी बुलॉक्स देवर, हेल्दी मतलब स्वस्थ, और जो ये बुलॉक्स थे मतलब जो बैल थे वो हेल्दी थे, स्वस्थ थे। विद बल्जिंग मसल्स, मतलब कि मजबूत मसल्स के साथ, मांसपेशियों से। एंड शाइनिंग कोट, और चमकती हुई त्वचा। एज ए प्रूफ, जो इस बात का सबूत था।
भोला हैड टू वर्क हार्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स मतलब जब हम पास्ट में किसी की व्यवस्था को दर्शाते हैं तो वहाँ पर हैड टू का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, भोला हैड टू वर्क हार्ड, भोला को मेहनत करनी पड़ती थी इन कीपिंग द बुल्स इन दैट शेप। क्या अर्थ हुआ कि भोला को उन बैलों को उस शेप में रखने के लिए, उस आकार में रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। द पीपल एडमायर्ड द बुलॉक्स। दोस्तों एडमायर का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म है एडमायर्ड। लोग बैलों की तारीफ़ करते थे। आगे देखिए, बोथ द बुलॉक्स वर ओबीडियंट टू भोला। दोस्तों ओबीडियंट को यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ओबीडियंट का अर्थ होता है आज्ञाकारी होना, ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो बात माने किसी की, उसे ओबीडियंट कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बोथ द बुलॉक्स वर ओबीडियंट टू भोला, दोनों बैल भोला के प्रति आज्ञाकारी थे। बट वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक, वॉज ए बिट रॉग एंड मूडी। बट वन ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक, वॉज ए बिट रॉग एंड मूडी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है और यहाँ दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। मैं चाहूँगा आप इन्हें नोट कर लें। देखिए जो ये शब्द है ROGUE, रॉग का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो या कोई भी पशु जिसका जो आचरण है वो थोड़ा शरारती किस्म का हो, थोड़ा सा बदमाश या ऐसा जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो उस तरह के कैरेक्टर वाले व्यक्ति को, जिसका इस तरह का व्यवहार हो, उसे रॉग कहते हैं। और मूडी का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभाव के हिसाब से चलता हो। तो क्या अर्थ हुआ, बट वन ऑफ दैम, लेकिन उनमें से एक, वॉज ए बिट रॉग एंड मूडी, उनमें से एक थोड़ा सा शैतान और मूडी किस्म का था। इट अलाउड ओनली भोला नियर इट्स ट्रॉग। और दोस्तों ट्रॉग को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस वर्ड का मतलब नांद जहाँ पर पशु खाना खाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, इट अलाउड ओनली भोला नियर इट्स ट्रॉग। अलाउ का मतलब अनुमति देना और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वो सिर्फ भोला को ही अपनी नांद के पास आने देता था। इफ़ एंग्री, यदि गुस्सा होता, इट वुड शेक इट्स हेड, वो अपने सर को हिलाता। पॉइंटिंग इट्स डेडली शार्प हॉर्न्स, अपने खतरनाक सींगों को दिखाता हुआ। एंड इट्स स्नाउट वुड शेड वाइट फॉर्म, इट्स स्नाउट वुड शेड वाइट फॉर्म। दोस्तों स्नाउट का मतलब होता है नथुने, जो बड़ी बड़ी नाक होती है उसे स्नाउट कहा जाता है। और उसके नथुनों से वुड शेड वाइट फॉर्म, सफ़ेद झाग निकलने लगता। द पीपल फियर्ड इट, लोगों को इससे डर लगता था। चलिए आगे देखिए। इन द सेम विलेज लिव्ड अ पंडित कॉल्ड मनी राम। क्या अर्थ हुआ, इन द सेम विलेज। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, लिव मतलब रहना और सेकंड फॉर्म लिव्ड। इन द सेम विलेज, उसी गांव में, लिव्ड अ पंडित कॉल्ड मनी राम, उसी गांव में एक मनी राम नामक पंडित रहता था। बट अनलाइक हिज नेम, लेकिन अपने नाम की तरह, ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। और दोस्तों अनलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, विपरीत होना। तो इस तरह की इसका मीनिंग क्या निकला कि बट अनलाइक हिज नेम ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन अपने नाम के विपरीत वह बहुत गरीब था। द रीज़न वॉज हिज लेजीनेस। दोस्तों लेजीनेस को यहाँ नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। लेजी का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, लेजी मतलब आलसी, जो कि एडजेक्टिव है, और लेजीनेस नाउन जिसका मतलब आलस। द रीज़न वॉज हिज लेजीनेस, और जो कारण था वो था उसका आलस। ही एनवीड भोला। दोस्तों एनवी का मतलब होता है किसी से जलना, ईर्ष्या करना, और ये सेकंड फॉर्म है एनवीड। ही एनवीड भोला, वह भोला से जलता था। एंड हिज हैप्पीनेस, और उसकी खुशी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही एनवीड भोला एंड हिज हैप्पीनेस, वह भोला और उसकी खुशी से जलता था। मनी राम टर्न्ड ग्रीन विद जेलेसी whenever he saw भोला टिलिंग हिज फील्ड्स। दोस्तों टिलिंग का मतलब था जोतना, खेतों की जुताई करने को टिलिंग कहा जाता है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है टर्न की, सेकंड फॉर्म है टर्न्ड। मनी राम टर्न ग्रीन, मनी राम हरा हो जाता। विद जेलेसी से, विद जेलेसी मतलब कि मनी राम ईर्ष्या से हरा हो जाता। वेनेवर मतलब कि जब भी। ही सो भोला टिलिंग इन हिज फील्ड्स, जब भी वह भोला को अपने खेतों की जुताई करते हुए देखता।
आगे देखिए, वन डे मनी राम वॉज पासिंग बाय भोलाज हाउस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का अर्थ होता है ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है जैसे यहाँ पर लगाई गई है। और पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन मनी राम वॉज पासिंग बाय भोलाज हाउस, एक दिन मनीराम भोला के घर से होकर गुजर रहा था, भोला के घर के पास से गुजर रहा था। भोला वॉज नॉट एट होम, और ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। भोला वॉज नॉट एट होम, भोला घर पर नहीं था। हिज बुलॉक्स वर बिजी ईटिंग देयर फॉडर। और दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिए, FODDER, फॉडर का मतलब होता है चारा। हिज बुलॉक्स वर बिजी, उसके बैल बिजी थे, व्यस्त थे, ईटिंग देयर फॉडर, अपना चारा खाने में। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके बैल अपना चारा खाने में व्यस्त थे। मनी राम गॉट एन ईविल आइडिया। और दोस्तों गेट का मतलब आना, मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फ्रॉम गॉट, और ईविल आइडिया मतलब कोई बुरा विचार। मनी राम गॉट एन ईविल आइडिया का मतलब हुआ कि मनी राम को एक बुरा विचार सूझा या बुरा विचार आया। ही थॉट, उसने सोचा, वाई नॉट टर्न द रॉक बुलॉक लूज, उसने सोचा कि क्यों ना शरारती या कह सकते हैं बदमाश बैल को खुला छोड़ दें। इट विल बुलडोज एवरीथिंग, बुलडोज का मतलब कुचल देना, ये हर चीज़ को कुचल देगा। इन द विलेज, गांव में। एंड भोला विल गेट रुइंड, और दोस्तों रुइन का मतलब बर्बाद हो जाना। एंड भोला विल गेट रुइंड, भोला बर्बाद हो जाएगा। पेइंग डैमेजेस, मतलब उस जो क्षति है उसका हर्जाना देने में। एंड एवरीवन विल कर्स हिम, और हर कोई उसको बद्दुआ देगा। तो दोस्तों इस चीज़ की यहाँ तक आपको समझ आएगी होगी स्टोरी कि ये जो व्यक्ति था मनी राम नामक, जो उस भोला नामक व्यक्ति से जलता था, जब वो उसके घर के पास से होकर गुजर रहा था तो उसने सोचा क्यों ना इस बैल को खुला छोड़ दें, ये जो बदमाश मतलब जो शरारती बैल है, और ये हर चीज़ को, गाँव में हर चीज़ को कुचल देगा। और जो भोला है वो हर किसी के क्षति के मतलब कि क्षति का जो जुर्माना है उसको अदा करते करते, पे मतलब अदा करना, उसको देते देते वो क्या है, वो बर्बाद हो जाएगा। एंड एवरीवन विल कर्स हिम, और हर कोई उसको अभिशाप देगा। कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना, हर कोई उसको कोसेगा। और आप इसे नोट कर लीजिए, CURSE, कर्स मतलब कोसना, किसी को बद्दुआ देना, अभिशाप देना। आगे देखिए, मनी राम वॉक्ड इनटू द शेड, जो मनी राम था वो शेड में गया। एंड अनटिदर्ड द रॉक ब्लॉक, अनटिदर मतलब खोल देना, और उसने शरारती बैल को उसका खूंटे से अलग कर दिया। भोला वॉज वर्किंग इन द फील्ड एट दैट टाइम, भोला उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। अ शेफर्ड गेव हिम द न्यूज़ दैट हिज बुलॉक हैड ब्रोकन लूज। और दोस्तों शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, ऐसा व्यक्ति जो मवेशी पशुओं को चराता है उसे शेफर्ड कहा जाता है। और ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गिव मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गेव, स्पेलिंग है GAVE। अ शेफर्ड गेव हिम द न्यूज़, एक चरवाहे ने उसे खबर दी दैट की हिज ब्लॉक हैड ब्रोकन लूज, कि उसका जो बैल है वो खुला छूट गया है। भोला वॉज शॉक्ड, भोला हैरान हो गया। ही रैन टू होम एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, रन मतलब भागना दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। ही रैन टू होम एट वंस का मतलब कि वह तुरंत दौड़कर घर गया। ही सॉ अ क्राउड, दोस्तों सी मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म में सो, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। ही सॉ अ क्राउड का मतलब, और क्राउड का मतलब होता है भीड़, उसने एक भीड़ को देखा। भोला फियर्ड दैट हिज रॉक बुलॉक हैड हर्ट समवन, दोस्तों फियर का मतलब होता है किसी चीज़ का डर होना, भय होना, किसी चीज़ की आशंका होना। तो क्या अर्थ हुआ, भोला फियर्ड, भोला डर गया कि हिज रॉक बुलॉक की उसके शरारती बैल ने हैड हर्ट समवन, किसी को चोट पहुंचाई है या किसी को घायल कर दिया है। बट थैंकफुली इट टर्न्ड आउट अ जगलर, लेकिन दोस्तों थैंकफुली मतलब लेकिन किस्मत से या कह सकते हैं भाग्य से, सौभाग्य से, इट टर्न्ड आउट अ जगलर, जगलर का मतलब है करतब दिखाने वाले से बाजीगर कहते हैं, लेकिन सौभाग्य से वो एक बाजीगर निकला। शोइंग दिखा रहा था, हिज ट्रिक्स अपने करतबों को, टू द क्राउड भीड़ को। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब भी आपको समझ आ ही गया होगा कि जब भोला ने एक भीड़ देखी तो उसे डर था, उसे ऐसा लगा, उसको ऐसा डर लगा कि शायद उसका जो ये
बैल है शरारती, उसने किसी को चोट पहुंचा दी है, लेकिन सौभाग्य से वो क्या है, जो भीड़ थी वो मतलब वो एक जगलर साबित निकला। जगलर मतलब एक बाजीगर था जो लोगों को अपने जो कर्तव्य था वो दिखा रहा था, भीड़ को अपना कर्तव्य दिखा रहा था। भोला इंक्वायर्ड फ्रॉम मैनी अबाउट हिज बुलॉक। इंक्वायर मतलब पूछताछ करना, सेकंड फॉर्म इंक्वायर्ड। भोला ने कई लोगों से अपने बैल के बारे में पूछा। नो वन हैड सीन इट। दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ पे हम दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो चुकी थी, जैसे वह आया था, वह गया था। इस टाइप के वाक्य चुका था, चुकी थी वाक्यों के टेल पर होते हैं। आया था, गया था, दिया था। ऐसे वाक्यों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? नो वन हैड सीन इट, किसी ने भी उसे नहीं देखा था। और दोस्तों यहाँ पे इट का देखिए यूज़ क्यों किया गया है, जो पशुओं के लिए जब हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे तब हमें इट का यूज़ करना होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक पास्ट परफेक्ट का वाक्य देना चाहूँगा। पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और दो वाक्य मैं देता हूँ। यदि आप यूज़ करना सीख गए पास्ट परफेक्ट का तो दोनों को ही आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर शेयर करें। नोट कर लीजिए, पहला सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया था। ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा भी नोट कर लीजिए, मैंने घड़ी खरीद ली थी। ये भी पास्ट परफेक्ट है और ये अफर्मेटिव है। तो एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव दोनों ही पास्ट परफेक्ट हैं। दोनों को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और याद रखें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। आगे देखिए, तो क्या अर्थ हुआ? नो वन हैड सीन इट, किसी ने भी उसे नहीं देखा था। देन फिर अ बॉय इन्फॉर्म्ड हिम। इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, सूचना देना, सेकंड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। फिर एक लड़के ने उसे सूचना दी दैट अ बुलॉक हैड बीन सीन स्नॉटिंग एट अ डंप आउटसाइड द विलेज। और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लें। स्नॉटिंग का मतलब होता है जो इस तरह के जो बड़े जानवर होते हैं, बैल भैंस वगैरह, जो एक तरह से फुफकारते हैं या फिर नाक से आवाज़ निकालते हैं, उसे स्नॉटिंग कहा जाता है। फुफकारना या फिर नाक से आवाज़ निकालना। तो क्या अर्थ हुआ? देन अ बॉय इन्फॉर्म्ड हिम, फिर एक लड़के ने उसे सूचित किया दैट अ बुलॉक हैड बीन सीन। और दोस्तों यहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो इस स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से क्या मीनिंग निकली इस लाइन की कि फिर एक लड़के ने उसको बताया कि एक बैल को हैड बीन सीन देखा गया था स्नॉटिंग एट अ डंप आउटसाइड, एक आउटसाइड द विलेज मतलब गांव के बाहर एक डंप पर स्नॉट करते हुए देखा गया था, मतलब कि फुफकारते हुए। डंप का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर कूड़ा वगैरह फेंका जाता है। भोला रैन, भोला दौड़ा। इट वॉज सम अदर बुल, वो कोई और बैल था। ही फाउंड, जो उसे मिला। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने पाया कि ये कोई दूसरा बैल था। भोला लुक्ड एवरीवेयर, भोला ने हर जगह देखा, ढूंढा। बट फेल मतलब विफल होना, और ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन विफल हो गया टू ट्रेस हिज रन अवे बुलॉक। अपने रन अवे मतलब भागा हुआ, अपने भागे हुए बैल को ट्रेस कर पाने में मतलब उसको ट्रेस कर पाने में, पता लगाने में वो क्या था? विफल हो गया। ही वॉज अबाउट टू रिटर्न। अबाउट टू का यूज़ दोस्तों किया जाएगा जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आएंगे, तो ऐसे वाक्यों में वॉज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, वह वापस लौटने वाला था। वैन ही हर्ड स्क्रीम्स, जब उसने चीखों को सुना। स्क्रीम मतलब चीख, और ये प्लूरल नाउन है स्क्रीम्स, और हियर मतलब सुनना, और ये सेकंड फॉर्म हर्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ से इस तरह से क्या मतलब निकला इस लाइन का? ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, वह वापस लौटने वाला था। व्हेन ही हर्ड स्क्रीम्स कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ मनीराम, जब उसने मनीराम के घर से आती हुई चीखों को सुना। भोला अगेन रैन, भोला दोबारा दौड़ा। आगे देखिए, वॉट ही फाउंड वॉज वेरी फनी, जो उसने पाया वो बहुत ही फनी था। पंडित मनी राम वॉज स्टैंडिंग ऑन द टैचड रूफ ऑफ हिज हट। और दोस्तों ये जो शब्द है आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। इसको टेस्ट पढ़ेंगे जो कि एक एडजेक्टिव है।
टेस्ट का मतलब और रूफ़ का मतलब छत। तो टेस्ट रूफ़ का मतलब होता है इस तरह की छत जो कि आपने गांव वगैरह में देखी होगी पुराने समय में। अब तो इस तरह की छतें नहीं होती हैं, ज़्यादातर पक्के मकान होते हैं गांव में भी, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था कि जो घास या फूस से छप्पर बनाए जाते थे पत्तों वगैरह का इस्तेमाल करके, उसको टेस्ट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? मनी राम वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेस्ट रूफ ऑफ हिज हट। मनी राम अपनी झोंपड़ी की छप्पर पर खड़ा हुआ था। एंड भोलास बुलोक, और भोला का बैल वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू गॉर्ज डाउन द रूफ, छत को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। सीइंग भोला, भोला को देखकर पंडित मनी राम कॉल्ड आउट अर्जेंटली, पंडित मनी राम ने बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली पुकारा, हे भोला प्लीज़ सेव मी, भोला कृपया मुझे बचा लो। योर बुलोक इज़ गोइंग टू किल मी, तुम्हारा बैल मुझे मारने जा रहा है। आगे देखिए, भोला वॉज सरप्राइज्ड, भोला हैरान हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, बट पंडित वाई इज़ ही आफ्टर यू, लेकिन पंडित ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना, बट वाई इज़ ही आफ्टर यू, बट वाई इज़ ही आफ्टर यू, लेकिन ये आपके पीछे क्यों पड़ा है। मनी राम वेल, जो मनी राम था वो रोया। वेल का मतलब होता है आंसू बहाना, रोना, रूंधे गले से कुछ बोलना। उस ब्रदर भोला, भाई भोला भाई, आई न्यू नॉट, मैं नहीं जानता था, दैट कि एनिमल्स कुड सेंस गुड और बैड इंटेंशंस ऑफ ह्यूमंस। तो उसने क्या कहा कि भोला भाई मैं नहीं जानता था कि जो एनिमल्स हैं कुड सेंस, वो पता लगा सकते हैं गुड और बैड इंटेंशंस ऑफ ह्यूमंस, वे लोगों के अच्छे और बुरे इरादों का पता लगा सकते हैं, इस बात को मैं नहीं जानता था। आई हैड अनटाइड योर बुलॉक, और दोस्तों अनटाई का मतलब खोलना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये जो ये सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है हेड के साथ, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई हैड अनटाइड योर ब्लॉक, मैंने आपके बैल को खोल दिया था। वॉन्टिंग टू पुट यू इन ट्रबल, आपको परेशानी में डालने की इच्छा से। बट इट केम आफ्टर मी, लेकिन ये मेरे पीछे आ गया। एंड चेस्ड मी, और मेरा पीछा किया। थ्रू 3 नेबरिंग विलेजेस, 3 गाँवों के बीच में से। टू हेयर, यहाँ तक। आई एम ऑलमोस्ट डाइंग, मैं लगभग मर रहा हूँ। आगे देखिए, भोला समहाउ काम डाउन हिज बुलॉक, काम डाउन मतलब शांत करना, और ये सेकंड फॉर्म है। भोला ने कैसे भी करके अपने बैल को शांत किया। एंड टुक इट होम, और उसे घर ले गया। मनी राम क्लाइम्ड डाउन, मनी राम नीचे उतर आया। हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए नीचे उतर आया। नाउ अब, ही नोज, वह जानता है, दैट दोज, वो लोग, हु डिग डिच फॉर अदर्स, दोस्तों डिग का मतलब होता है खोदना, डिच मतलब खाई। नाउ ही नोज, अब वह जानता है, दैट दोज हु डिग डिच फॉर अदर्स, अब वह जानता है कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, या डिच का मतलब खाई या गड्ढा, जो लोग दूसरों के लिए खाई खोदते हैं, दे देमसेल्व्स फॉल इनटू इट, फॉल मतलब गिरना, वो खुद भी उसमें गिर जाते हैं। और दोस्तों ये जो कहानी है उसे मोहम्मद अरशद खान जी द्वारा लिखा गया है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी के मॉरल के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जो मॉरल है काफ़ी अच्छा मॉरल है सभी को। इससे यही शिक्षा मिलती है, जैसा यहाँ पर हमने देखा कि जो व्यक्ति था जो अपने पड़ोसी से जलता था, उसने सिर्फ उसे परेशानी में डालने के लिए कुछ ऐसा किया कि बल्कि वो जो परेशानी थी वो उसी के लिए परेशानी बन गई। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है और यही शिक्षा दी गई है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, या फिर जो दो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जैसा हमने इस कहानी में देखा, या फिर जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो पहले उस गड्ढे में गिरते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ या किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या फिर किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों कई बार आप लोग स्टोरी में पूछ लेते हैं कि सर आप कौन सी बुक से स्टोरी लाएँ, तो मैं ऑलरेडी कई बार मुझे समय नहीं होता तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाता, तो मैं ऑलरेडी इस किताब का आपको नाम बताया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो कहानी मैंने ली है, इस बुक का नाम है द बेस्ट स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन। तो दोस्तों ये किताब का नाम है
क्योंकि आप लोग जानना ज़रूर चाहते हैं कि कौन सी किताब में से कहानी है। तो दोस्तों इसका मैंने आपको नाम भी बता दिया, सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।